इधर बीच लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम गतिविधियों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नदारद दिख रहे हैं। सर मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। चेहरा कौन मुख्यमंत्री होगा? वो तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा तय किया जाएगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहा हूं। बाकी पार्टी का फैसला जो होगा उसकी सूचना आपको शाम देर रात तक मिल भी सकती है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि उनके आसपास में कहीं पर भी श्री रामलीला का मंचन हो तो सब परिवार उसे देखने के लिए जरूर जाएं। उससे आने वाली पीढ़ी को उसे संस्कार जो मिलेंगे उससे कभी परिवार बिखर नहीं सकता। उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहा हूं। बाकी पार्टी का फैसला जो होगा उसकी सूचना आपको शाम देर रात तक मिल भी सकती है। सियासी हलकों में इस बात की खबर तेज है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, वो अयोध्या की बैठक में नहीं गए, वे सरकारी कार्यक्रमों से नदारद हैं। उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कोई तस्वीर हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने चुनावी भाषणों में कहा है कि वो ओबीसी मां के बेटे हैं, ओबीसी के लिए उन्होंने बहुत कल्याण किया है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिनों में लगातार कह रही है कि उसने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब ओबीसी उसने दिए हैं। और जब सवाल आता है जाति जनगणना का तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि केवल एक ही जाति होती है, वो है गरीब की। असल में भाजपा ओबीसी के साथ क्या करना चाह रही है, इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा अगर मजबूत कहीं है बीजेपी तो वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन वो बीजेपी मजबूत है या बीजेपी के भीतर कुछ लोग मजबूत हैं, इस बात को हाल के वाकयों से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या असल में ओबीसी बीजेपी की राजनीति में किस ओहदे पर है, इसे केशव प्रसाद मौर्य के रूप में एक उदाहरण के तौर पर नहीं समझा जा सकता? क्या है केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति? क्यों कहते हैं लोग उन्हें स्टूल मंत्री? क्यों कहते थे ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं, चुप मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बनती है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच? पहले भी झगड़े हुए हैं क्या? किस बात को लेकर टकराव है? इसकी पूरी कहानी क्या है? और असल में ओबीसी को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या वाकई बीजेपी ओबीसी को उनका हक देना चाहती है या उन्हें केशव प्रसाद मौर्य जैसा बीजेपी चाहिए? इस बात को आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आइए इतिहास के पन्नों की थोड़ी सैर कर लें। बात 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे थे। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। काम बोलता है कि स्लोगन के साथ अपने काम को गिना करके वोट लेना चाह रहे थे। कांग्रेस को साथ लिया था, यूपी के दो लड़के स्लोगन लगा था और उसके साथ पूरी तरह से वो कुर्सी को पाने की कोशिश में लगे हुए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 2014 की मोदी लहर, कथित मोदी लहर के बाद 2015 में बिहार हार चुकी थी, दिल्ली हार चुकी थी और उसके सामने कई तरह की चुनौतियां बनती जा रही थी। बेशक केंद्र में एक प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार काम कर रही थी, लेकिन सबको पता था कि जब तक लखनऊ पर कब्जा ना हो दिल्ली मजबूत कुर्सी नहीं बन पाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक अलग रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश जो मान्यवर कांशीराम और मरहूम रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव की जमीन रही हो, उत्तर प्रदेश जो समाजवादी आंदोलन और अंबेडकरवादी आंदोलन की जमीन रही हो, उस उत्तर प्रदेश में ओबीसी को चेहरा बनाकर केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का प्रचार कराया गया कि अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे केशव प्रसाद मौर्य। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से लगातार एक रणनीति अपनाई, क्योंकि 15% अपर कास्ट, जिसको भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि वो ब्राह्मण बनिया पार्टी है, शहरों की पार्टी है, आरएसएस और मोदी ने उसकी रणनीति को बदला
और उसे गांव तक पहुंचाने के लिए उनको जरूरत थी ओबीसी मतदाताओं की। इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा 2014 में ओबीसी के स्लोगन के साथ सामने आता है। वो चुनाव जीतते हैं और यही प्रयोग 2017 में किया गया, जब केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी के चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। और यह बात दीगर है कि ओबीसी की वे जातियां जो संख्या में ज्यादा, जो राजनीतिक चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी, उन जातियों को बरगला करके दुश्मन बना दिया जाए बाकी ओबीसी जातियों के सामने। यही काम हरियाणा में हुआ, जाट बनाम नॉन जाट ओबीसी का खेल खेला गया। यही काम उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव बनाम नॉन यादव ओबीसी का। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बीजेपी ने यह रणनीति अपनाई कि यादव बनाम नॉन यादव ओबीसी का कार्ड खेला जाए, क्योंकि यादव कम्युनिटी उत्तर प्रदेश और बिहार में समाजवादी आंदोलनों से जुड़ने के बाद, किसान कामगार कमेरा की राजनीति के बाद, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, नेताजी और लालू प्रसाद यादव की राजनीति के चलते वो सांप्रदायिक राजनीति से काफी हद तक दूर हो चुके थे। बीजेपी के सामने यह चुनौती थी कि बाकी जातियों को कैसे गोलबंद किया जाए, तो उन्होंने झूठ बोले। इसका एक नमूना यह है, 46 में से 56 एसडीएम यादव, नहीं गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग, 86 में से 56 यादव एसडीएम। उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे। मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वो टेबल कर देते सूची। और 6 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आज तक प्रूफ नहीं दे पाई कि वो 86 में से 56 एसडीएम यादव कौन थे। लेकिन एक ऐसा झूठ था जिसके लिए जमीन तैयार की गई थी। यादव जाति के जमीनी स्तर पर अपने कुछ मिजाज के चलते थोड़ी सी जमीन बन गई और उनके पॉलिटिकल बिहेवियर में एंटी बीजेपी का होना उनके लिए एक दूसरी जमीन तैयार करता है और बाकी जातियों को गोलबंद करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है कि सारा हक ओबीसी का यादवों ने ले लिया, अब आओ बाकी ओबीसी जातियों, बीजेपी आपके साथ न्याय करेगी। और इसके लिए चेहरा बनाया गया केशव प्रसाद मौर्य, एक ओबीसी बिरादरी, अहिर, कुर्मी, कोयरी, इन 3 बिरादरियों में से अहिर को किनारे करके, कुर्मी और कोयरी जातियों को आगे करके बीजेपी ने 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को सीएम फेस बनाकर प्रचारित किया। चुनाव हुआ, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतती है, प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलता है। और चुनाव परिणाम के बाद केशव प्रसाद मौर्य इस मुगालते में रहते हैं कि मैंने आरएसएस के लिए काम किया है, मैं एक कट्टर हिंदू भी हूं, मैंने बीजेपी को ओबीसी का वोट दिलाकर जिताया भी है, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। इसलिए वो अपने घर में पूजा पाठ में लग गए कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जाना है। और अचानक रिबेन का चश्मा पहने गोरखपुर के मठ से निकलकर एक और कट्टर हिंदू के चेहरे के साथ योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और अचानक निर्णय होता है कि मनोज सिन्हा तक पे भी बात नहीं बनी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को मनाया जाता है बहुत कुछ कह करके कि चलिए आपको आगे बहुत कुछ काम करना है, राज्य से लेकर केंद्र में आपको ताकत दी जाएगी, आपको हम डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य मान जाते हैं क्योंकि बीजेपी है, वहां न मानने पर आप मार्गदर्शक मंडल में कब शिफ्ट कर दिए जाएंगे या उससे भी आगे कब शिफ्ट कर दिए जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई दूसरी पार्टी थोड़ी ही है जहां आप नाराजगी जाहिर करके कुछ भी बोल सकें। केशव प्रसाद मौर्य भी चुप होकर के डिप्टी सीएम का पद लेकर के उस मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में अपने कार्यालय का एक बड़ा सा बोर्ड लगाते हैं। पीडब्ल्यूडी जैसा एक अहम मंत्रालय उन्हें दिया जाता है, गाड़ी, सुरक्षा, बंगला सब कुछ मिलता है और उसके साथ वो एक नेम प्लेट लगा देते हैं अपनी मजबूती का दावा करते हुए। उन्हें पता नहीं था कि वक्त बदल चुका है, वोट जिसका लेना था लिया जा चुका है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बात पता चलती है तो किस्सा गलियारों का यह है कि खुद मुख्यमंत्री वो बोर्ड उखड़वा देते हैं और यहां तक स्थिति तनी तना की बन जाती है कि खुद अपने आसपास के निजी स्टाफ रखने तक में भी योगी आदित्यनाथ का दखल होता है। बात आगे बढ़ती है, संघ और आरएसएस बीजेपी किसी तरह इस सारे मसले को चुपचाप आगे बढ़ाते हैं और 2022 के चुनाव तक आते आते एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो जाती हैं क्योंकि इस बीच में कई अध्याय हो चुके होते हैं। एक तरफ
उनके अपने मंत्रालय की सीबीआई जांच तक की नौबत आ जाए और मुख्यमंत्री के ऊपर नाराज होते हुए उप मुख्यमंत्री कहते हैं ये हमारे साथ बदला लिया जा रहा है, हमारा कोई काम ही नहीं होता, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। और इस तनातनी के बीच में 4.5 साल बाद एक मौका आता है जब केशव प्रसाद मौर्य यानी अपने उप मुख्यमंत्री के घर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जाते हैं। वाकया होता है उनके यहाँ वैवाहिक समारोह का। सियासी गलियारों में यह हलचल तेज हो जाती है कि पैचअप हो गया है, अब 2022 का चुनाव होगा। और फिर से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के दरमियान लगातार यह बोलते हुए पाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं, हम नरेंद्र मोदी बीजेपी को आगे रख करके यह चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने के अरमानों पर फिर से पानी फेर दिया जाता है, यह कहते हुए कि यह जीत तो योगी आदित्यनाथ के कट्टर हिंदुत्व वाले चेहरे की हुई। और तो और इस चुनाव में अप्रत्याशित बात यह होती है कि खुद अपनी विधानसभा सिराथू केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहने के बाद भी हार जाते हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ अपना दल कमेरावादी की तरफ से उम्मीदवार पल्लवी पटेल सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को बुरी तरह चुनाव हरा देती हैं। सियासी गलियारों में यह बात तेज होने लगती है कि अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा, कहीं इस हार के पीछे योगी आदित्यनाथ तो नहीं। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली का दबाव बनता है और केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिला दी जाती है। दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनने के 1-1.5 साल बीते हैं और फिर से सियासी गलियारों में यह खबर तेज हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। अयोध्या में पहली कैबिनेट की बैठक हुई जहां लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े आए दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। हर तस्वीर में, हर मोड़ पर, चाहे वो कैबिनेट की आंतरिक बैठक हो, चाहे वो अयोध्या की बैठक हो, कंगना रनौत जो कि एक नई राष्ट्रभक्तन हैं, उन्होंने 2014 में जब से आजादी पाई है वो लगातार राष्ट्रवादी मसले पर फिल्म बनाती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया कि एक आयोजन करके उनकी फिल्म तेजस देखी जाएगी। पूरा कैबिनेट वहां मौजूद था। फिर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो मुख्यमंत्री के बगल में नजर आए, मगर केशव प्रसाद मौर्य नदारद देखे। जबकि यह भी है कि वो उन दिनों चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे वो फिल्म देखने का, केशव प्रसाद मौर्य थे तो लखनऊ में, लेकिन बुलाया नहीं गया या आए नहीं। इसको लेकर अभी विद्वानों में मतभेद है कि कौन किससे नाराज है। क्या दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को जो इम्तिहान देना पड़ रहा है, दिल्ली के दबाव के बावजूद आज तक शपथ नहीं हो पा रही है। 2 ओबीसी बड़े चेहरे, ओम प्रकाश राजभर ओबीसी के बीच एक बड़ा चेहरा है, दारा सिंह चौहान एक बड़े चेहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य तीसरे बड़े चेहरे हैं। यह बात दीगर है कि संजय निषाद भी कुछ दिन पहले ये नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों में बगल में नजर आए। ओम प्रकाश राजभर को काउंटर करने के लिए अनिल राजभर जैसा एक चेहरा भी रखा गया है, जो लगातार मुख्यमंत्री अपने आसपास उन्हें रखते हैं। लेकिन जो बोलने वाले नेता हैं, जो रीढ़ रखने वाले नेता हैं, जिनसे डर है बीजेपी को, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ किया है, उन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की इम्तिहान ऐसा कि अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और वो शपथ नहीं ले पा रहे। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का फिर से इस तरह से नाराज होना या फिर से एक दूरी बनाना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप भले ही अपने पूरे समाज का वोट दिलवा लें, लेकिन लोग तो तंज करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अपर कास्ट सवर्ण वर्चस्व की बीजेपी को कुर्सियां मिलती हैं, सोफे मिलते हैं, और एक पिछड़े तबके से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मिलता है। और ओम प्रकाश राजभर लगातार उन्हें स्टूल मंत्री कहते रहे। अखिलेश यादव उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वो तो नौकरी कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल सकें। इवन अखिलेश यादव ने एक बार तंज करते हुए यह भी कहा था, बिहार से सबक लें केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा, वो 100 विधायकों को लेकर आए, 100 हमारे पास हैं, मिलकर सरकार बनाएं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने तंज करते हुए अपने कट्टर हिंदू वाले छवि को, आरएसएस के कैडर वाले छवि पर तंज करते हुए अखिलेश यादव को भला बुरा कहा।
आपको वो वाकया याद होगा, सदन में अखिलेश यादव को अपमानित करने के लिए, उनके सैफई और मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी करने के लिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक पिछड़े के खिलाफ एक पिछड़े को बुलवाया जाए। और तैश में आकर अखिलेश यादव जब नाराजगी जाहिर करते हुए कड़े शब्दों में केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हमलावर होते हैं, तो इसका प्रचार वही बीजेपी गांव गांव करती है। देखो ओबीसी का हक कैसे अखिलेश यादव मार रहे हैं। यह है बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स। कब तक समझ में आएगा इस देश के ओबीसी को? क्या संजय निषाद नाराज नहीं है? क्या संजय निषाद आज अपने गांव जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, तो उनसे उनके लोग नहीं पूछते कि आप तो कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो अमित शाह जी से बात हो गई है, हम निषादों को आरक्षण दे देंगे। कहाँ मिला आरक्षण? आप कहते थे कि वो पिछड़ा वर्ग कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करके हम निषाद, मल्ला, केवट और बिंद तमाम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराकर उनको हक दिलाएंगे, लेकिन एक मत्स्य मंत्रालय पकड़ा दिया गया, एक आयोग बना दिया गया। उसके नाम पर कब तक अपने समाज को गुमराह करें? इसलिए बीच बीच में खबर आती है कि संजय निषाद भी नाराज चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने क्या कुछ नहीं कहा चल सन्यासी मंदिर में, जिन्होंने कहा बीजेपी को जब तक खत्म नहीं कर लेंगे सांस नहीं लेंगे, फिर भी सांस ले रहे हैं उसी बीजेपी में जाकर मंत्री बनने के लिए, वह भी ओबीसी समाज से आते हैं। दारा सिंह चौहान को इतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ा, अभी तक शपथ ही नहीं हो पा रही है, वह भी ओबीसी समाज से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो आरएसएस के कैडर हैं, कट्टर हिंदू हैं, सब कुछ बीजेपी के लिए न्यौछावर कर दिया है, फिर भी अभी तक ऐसा लगता है कि वो भूल नहीं पाए हैं वो जख्म जो उनके कार्यालय के सामने से तख्ती निकालकर मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर दिलवाया। निजी अपने स्टाफ को रखने में दखल दिया, उनके मंत्रालय के ऊपर जांच बिठा दी, उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, और तो और दोबारा 22 में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना पाले थे वह भी चकनाचूर हो गया। नाराजगी कितने दूर तक चलेगी? अचानक फिर से आरएसएस का कोई फोन आएगा, अचानक दिल्ली से कोई फोन जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य फिर से अपने सारे अपमान, सारी चीजें भूल करके फिर से वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल में मुस्कुराते हुए नजर आने को मजबूर कर दिए जाएंगे, जैसे मजबूर कर दिए जाते हैं संजय निषाद, जैसे मजबूर कर दिए गए ओम प्रकाश राजभर, जैसे मजबूर कर दिए गए दारा सिंह चौहान, जैसे मजबूर कर दी जाती हैं अनुप्रिया पटेल, जैसे मजबूर कर दिए जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। और मैं इन सारे नेताओं का नाम इसलिए लेता हूं कि बीजेपी की तरफ से उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं गरीब ही एक जाति होती है, और केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, ये सारे ओबीसी नेता कहते हैं कि हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं, और बीजेपी, केंद्र की बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही है। ये है ओबीसी पॉलिटिक्स बीजेपी में। कब तक इस बात को समझा जाएगा? फिर से कोई ओम प्रकाश राजभर कब बनेगा? फिर से कोई दारा सिंह चौहान कैसे बनेगा? फिर से कोई संजय निषाद कितनी दिन बाद बनेगा? फिर से कोई केशव प्रसाद मौर्य अपनी बिरादरी का इतना बड़ा ओहदेदार नेता कब बनेगा? इन सारे लोगों को इनकी जनता ने नेता बनाया, सारे बड़े नेता हैं, सारे सम्मानित नेता हैं, अपने समाज के चहेते हैं, उनको हक दिलाने की बात करते हैं, और सारे तिरस्कृत हैं बीजेपी में। और तस्वीरें चीख कर कहती हैं उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अगर राज है तो वह सवर्णों का राज है। आज की तारीख में राज है तो योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति के, ब्रजेश पाठक पंडित हैं, और दोनों मिल करके बनिया को साथ लेकर के ऐसे वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं कि उसमें पिछड़े समाज के लोग केवल फूफा की तरह ब्याह में नाराज होने के लिए रह गए हैं। नाराज फूफाओं को भी पता होता है बारात के खिलाफ नहीं जा सकते, आना उसी घर में है, और वापस लौटकर एक दिन एक फोन पर शांत कर दिए जाएंगे, नाराजगियां खत्म हो जाएंगी, चुपचाप मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके कंधे पर चढ़कर बीजेपी उत्तर प्रदेश ने दिल्ली में अब इतनी मजबूत हो चुकी है, और वापस ये 30 साल पहले की सवर्णों के हाथ में सत्ता को सौंप चुकी है। उसके सामने इनकी बिसात है क्या? इनके नाराजगी उतनी ही दूर तक है जितनी देर तक इनको नाराज होने का मौका मिल रहा है, वरना एक फोन नागपुर से आएगा, एक फोन दिल्ली से आएगा, और चुपचाप
फिर से दौड़कर उन्हीं गलियारों में जाकर जोर से जय श्री राम बोलना होगा, जोर से ओबीसी नेताओं को, विपक्षी दल के नेताओं पर हमला करने के अपने काम में जुट जाना होगा, जोर से अपनी जाति के लोगों को समझाने में जुट जाना होगा। मंदिर बन रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं न्याय मिला, कोई बात नहीं, जाति जनगणना नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मंडल की सिफारिशें नहीं लागू हो रही, कोई बात नहीं, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को प्राइवेट हाथों में बेचकर आरक्षण तबाह कर दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, मंदिर तो बन रहा है। और देखिएगा 22 जनवरी के पहले तक ये सारे ओबीसी और दलित नेता जो बीजेपी के हैं, ये उस मंदिर अभियान में सबसे आगे कतार में खड़े कर दिए जाएंगे, ताकि ये अपने समाज को 24 के वोट के लिए गुमराह कर सकें और फिर से ये नाराजगियां दूर कर दी जाएंगी या चुप करा दी जाएंगी। वरना मार्गदर्शन मंडल में फिर से कोई नियुक्ति नहीं हुई है, कुछ लोग इधर से उधर भेज दिए जाएंगे। इस बात को अगर समझे तो जनता ही समझ सकती है कि आप भाई से नाराज होकर जहर खाने चले गए तो नुकसान किसका है। एक शेर मेरा प्रिय है, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इस देश के तमाम ओबीसी एससी एसटी लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप बीजेपी में जाएंगे तो आप केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।